का उपयोग बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए बाबा रामदेव ने किया और जिन उत्पादों का नाम ये कहा जाता था कि ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, उनकी कलई आप रोजाना देखते होंगे कि सामने हमारे आती है, उनकी केमिकल रिपोर्ट्स आती हैं कि वो भी आम कंपनियों के उत्पाद की तरह ही हैं। स्वदेशी के नाम पे बड़े पाखंड उन्होंने किए पतंजलि के अंदर कि स्वदेशी आप सामान इस्तेमाल करिए, जबकि उनकी खुद के कंपनी के अंदर बहुत सारे उत्पाद विदेशों से आते हैं और उनको वो उपयोग भी करते हैं। देश भर का पैसा लोगों का मानसिक दोहन करके, शोषण करके, लूटकर, ठगी करके और अपने परिवार को पालने में, परिवार कुनबा पालने के अंदर उसको पूरा जो एक प्रकल्प बना दिया, उसके अंदर तमाम उनके परिवार के वारिस लोग जुड़े हुए हैं। एक तरफ चोला सन्यासी का है, सन्यास धारण किया हुआ है, लेकिन इतना बड़ा कुनबा परस्त कोई जितना दूसरा कोई पॉलिटिकल नेता हो सकता है उतने ही कुनबा परस्त ही हमारा जो है धार्मिक आधार पर या योग के नाम पर शोषण किया। तो साथियों, आपके सहारा कंपनी के बहुत बड़ा इस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ। ओपी श्रीवास्तव लखनऊ के जो थे वो निरंतर पतंजलि योगपीठ में आते थे और हमेशा सहारा के जो सुब्रत और आए उनको सहारा श्री करके बड़े सम्मान के साथ में बाबा रामदेव उनका नाम लेते थे। तो हमें शुरुआत से इस बात की शंका थी कि काले धन का बराबर जो ये नारा लगाते हैं, काला धन करते हैं, निश्चित रूप से अनअकाउंटेबल मनी अपने प्रकल्प में इन्वेस्ट करने के लिए दूसरे लोगों को गाली देकर, जिससे कि कल को उनके खिलाफ कार्रवाई न करें, तो उनके खिलाफ एक बड़ा मिशन आंदोलन के रूप में खड़ा किया और उस पैसे को अपने यहां इन्वेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट तक सहारा का केस गया हुआ है, आप सब लोग तो उससे सीधा पीड़ित हैं, आपको मालूम है। हजारों करोड़ रुपया निवेशकों को लौटाने के नाम पर सहारा कंपनी से सुप्रीम कोर्ट ने, शायद मेरे ख्याल में मदन भाई को पता होगा या आप लोगों को भी, कि सेबी के या किसी के अकाउंट में लगा हुआ है, डला हुआ है वहां हजारों करोड़ रुपया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवेशकों को पैसा वापस लौटाइए। कंपनी ने वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सेबी में दे दिया और ये पता चला कि किन का पैसा है वो हमें मालूम ही नहीं है, उन एड्रेस पे लोग नहीं है। तो एक कितना बड़ा फ्रॉड देश के अंदर चलता है। तमाम कंपनियों से आप लोग जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा कि शहर के, जिले के बड़े बड़े अधिकारी लोग कंपनियों से जुड़ जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में आई, एमवे कंपनी, उसके अंदर आप देखोगे कलेक्टर, एसपी तक जोड़ लिए जाते थे, जिससे कि आम उपभोक्ताओं का विश्वास उन कंपनियों के अंदर जगे और लोग उसमें पैसा लगाएं। इस तरह लोगों को एक ब्रांडिंग करके बड़े लोग जुड़कर आम व्यक्ति के भावनाओं का और उसका मानसिक शोषण करके उन पैसों को लूट कर और भाग जाते हैं। हजारों करोड़ रुपए आपने देखा कि ये तो छोटी कंपनियां किसी न किसी तौर पे रजिस्टर्ड हुई, महीनों वर्षों तक अपने अपने जिलों में, तहसीलों में, क्षेत्रों में इन कंपनियों ने काम किया। वहां के आईएएस को, आईपीएस को, पूरे पॉलिटिकल नेतृत्व को मालूम था कि कंपनियां काम कर रही हैं। अगर ये कंपनियां गलत कर रही थी तो उसी समय पे इन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। आम व्यक्ति, आम जो इन कंपनियों के एजेंट थे, उसका उसके अंदर कोई दोष नहीं है। वो न पैसा उनके पास में रहा, सारा पैसा लूटकर कहीं न कहीं भ्रष्ट और करप्ट सिस्टम के अंदर वो कहीं न कहीं समाहित हो गया। तो आप सब लोग, पीछे भी मैंने देखा गर्मियों में 3-4 महीने पहले भी काफी संख्या में लोग यहां आए थे, अभी उससे कई गुनी संख्या में आए हैं। आपने किसानों का आंदोलन देखा होगा, 1.5 साल किसानों का आंदोलन इसी दिल्ली के अंदर चला। संघर्ष का वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, तो निश्चित रूप से कितनी बड़ी सरकार हो उनको हम झुका सकते हैं। हमारे देश को आजाद कराने के लिए, हमें एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए देश के तमाम लोगों ने कुर्बानियां की हैं। आज हमें सिर्फ अपना समय देना है इन जन आंदोलनों को। तमाम तरह से हम सब देशवासियों को विभिन्न तरह की धाराओं में बांटा जाता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें किस जाति के लोग इतने हमारे सब ठगी पीड़ितों में हैं, तो जितने हिंदुस्तान में जातियां होंगी लगभग हर जाति का व्यक्ति यहां मौजूद होगा, हर धर्म का व्यक्ति मौजूद है, हर प्रांत का व्यक्ति मौजूद है, शहर का भी व्यक्ति मौजूद है, गांव का भी व्यक्ति मौजूद है। लेकिन आप देखते हो कि निरंतर तौर पर पॉलिटिकल शक्तियां हमको कहीं न कहीं विभाजित रखती हैं, कहीं धर्म का आवरण लेकर, कहीं जातियों का आवरण लेकर। और जो देश के अंदर आंदोलन इस तरह की ठगियों के खिलाफ होते हैं, उनको कहीं न कहीं तोड़ने का काम करते हैं।
तो साथियों आपको सजग रहना पड़ेगा। आपके अंदर बहुत सारे लोग पहले भी आंदोलन को तोड़ने का प्रयास करते रहे हैं, उनसे सतर्क रहिए। आपको एक अच्छा नेतृत्व दिल्ली के अंदर मिला है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहां से जो आवाज उठती है वो कहीं न कहीं सरकार के तक पहुंचती है। आपको अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिलों में, अपने प्रांतों में इस आंदोलन को वहां पे भी मजबूत करना पड़ेगा। और देश भर में जो ये आपकी शक्ति आज इकट्ठी होकर दिल्ली में पहुंची है, इसको निरंतरता देते हुए आगे और ऊंचाइयां दें, मदन भाई का साथ दें और अपने इंकलाब को कायम रखें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों का अभिनंदन कि आप यहां आए, आपके संघर्ष को प्रणाम, भाई मदन भाई के संघर्ष को प्रणाम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। बोल रे साथी हल्ला बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, हल्ला बोल, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मदन भाई आजाद जिंदाबाद, 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 मदन आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। आप थे श्री अनिल सिंह जी, दस्तक कश्यप जी, जो मध्य प्रदेश से और जिसे आप जाना माना ब्रांड समझते थे, पतंजलि, उससे ठगे गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस भारत देश में क्या हो रहा है। इन पर शिकंजा कब कसा जाएगा। अगर इसने तादाद से शिकंजा कस गया तो ठीक, नहीं तो इसका 50 गुनी संख्या ले आएंगे और दिल्ली में आपके नाक में दम करके रख देंगे। आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि आज हमारे बीच में जो हम लोगों का नेतृत्व मिला है, वो कोई ऐसा वैसा नेतृत्व नहीं है। आप हमारे बीच में हैं, जान लीजिए। हम कहेंगे ठगों का काल, आप कहेंगे मदन लाल। ठगों का काल, ठगों का काल, ठगों का काल, ठगों का काल, मदन लाल। तो दलालों सुन लो, ठगों का काल मदन लाल। ठग आप भी सुन लो, ठगों का काल, चोरों बेईमानों आप भी सुन लो, ठगों का काल, ठगों का काल। धन्यवाद साथियों। इसके बाद आपके बीच में KBCL कंपनी